Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of reproduction in bacteria. बेसिकली हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था फेडरल बोर्ड से। हमने डिस्कशन करनी थी बैक्टीरिया से रिलेटेड, जहाँ पे हमने पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ और साइज़ और शेप्स और इस हवाले से डिस्कशन की। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि बैक्टीरिया के अंदर जो हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से और किस तरह से हो सकती है, यानी बेसिकली ग्रोथ कैसे होती है, किन प्रोसीजर के थ्रू होती है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है ना वो एक्सपोनेंशियल रेट पे होती है, यानी ग्रोथ डबल ट्रिपल होती है कि एक सेल है तो उससे दो बन जाएंगे। अब उन दो से आगे क्या होता है कि वो चार बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16 बनते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल रेट पर जो है ना बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड हम कहते हैं कि ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ जो होती है ना उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि ग्रोथ कर्व क्या होती है या फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है। तो बेसिकली जो कर्व होती है ग्राफ के अंदर, हम कहते हैं कि जो कर्व होती है ग्राफ में वो लॉगरिथमिक भी हो सकती है, वो एक्सपोनेंशियल कर्व भी हो सकती है। तो हम बेसिकली ग्रोथ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। यानी इस तरह की ये जो आपको एक सिचुएशन नज़र आ रही है इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, ग्रोथ कर्व का। तो इसमें पहली चीज़ होती है जिसको हम लैग फेज़ कहते हैं, फिर लॉग आती है, फिर स्टेशनरी और फिर डिक्लाइन फेज़। जैसे ये आपको कर्व में इसके 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। लैग फेज़ जो होती है इसको आप कहते हैं नो ग्रोथ टाइम पीरियड। बेसिकली लैग फेज़ के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट के अंदर एडप्ट करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एज सच जो है ना कोई ग्रोथ नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया न्यू मटेरियल लेता है, न्यू एंजाइम प्रोटीन्स के सिंथेसिस करता है ताकि उन्हें डाइजेस्ट कर सके, ताकि बेहतर तरीके से उस मीडियम के अंदर एडजस्टमेंट कर सके। दैट्स वाई इसको हम लैग यानी नो ग्रोथ फेज़ कहते हैं। जो लॉग फेज़ होती है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल लेवल पर जो है ना उसका एक वर्किंग होती है कि एक्सपोनेंशियल लेवल पर, एक्सपोनेंशियल रेट पर इसकी वर्किंग है। लॉग फेज़ जो होती है ये एक ऐसी फेज़ है जहाँ पर ग्रोथ प्रोसीड होती है एट मैक्सिमम रेट, यानी मैक्सिमम वो जो है एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो शो करता है। तो आपको लैग फेज़ इस तरह से नज़र आती है कि कोई ग्रोथ नहीं है, फिर आहिस्ता से ग्रोथ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है और इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, लॉग फेज़। ठीक है। फिर स्टेशनरी फेज़ में हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल जो होते हैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। रीज़न इज़ दैट कि सेल जब बनता है तो ज़ाहिर सी बात है कि जब ग्रोथ ज़ीरो थी और मीडियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेल रिप्रोड्यूस करें नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ़ सेल जब इंक्रीज़ होंगे सो ऑब्वियसली वो मटेरियल को यूटिलाइज़ करेंगे, मटेरियल यूटिलाइज़ होने की वजह से कम होता चला जाएगा और कम मटेरियल होगा तो हम ये कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो अब डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, या हम कहते हैं कि उनकी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। यानी हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि लैग फेज़ है जब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, फिर उसके बाद लॉग फेज़ होती है जब एक्सपोनेंशियल लेवल पर ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद जो है ना वो स्टेशनरी फेज़ आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ग्रोथ कर्व होती है हम ये कहते हैं कि ये स्टेशनरी जो है हो जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहले से मौजूद सेल होंगे अब वो क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऑफ स्प्रिंग या हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर चुके होंगे। इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की वजह से नंबर ऑफ़ डॉटर सेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो मटेरियल यूटिलाइज़ कर चुके होंगे, अब फर्दर वो ग्रोथ नहीं कर सकेगा क्योंकि मटेरियल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। स्टेशनरी रेट पर हम कहते हैं कि रेट ऑफ सिंथेसिस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिक्लाइन हो जाता है। तो बिल्कुल दोनों रेट जो हैं बराबर हो जाते हैं, यानी सिंथेसिस जो होती है ये बराबर हो जाती है डिक्लाइन के। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं कि स्टेशनरी। और फिर उसके बाद जैसे आपको नज़र आ रहा है कि डिक्लाइन फेज़ आना शुरू हो जाती है, यानी फिर मीडियम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारे ऑर्गेनिज्म डेथ करते हैं, तो इस तरह से फेज़ जो है वो डाउन हो जाती है। यानी सिंपल इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ कि जब हम कहते हैं कि ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुई बल्कि सिर्फ मीडियम के अंदर एडजस्टमेंट और न्यू प्रोटीन बनाई जा रही, उसको हम नाम देते हैं लैग फेज़ का। फिर जब ग्रोथ शुरू होती है, एक्सपोनेंशियल लेवल पर ग्रोथ होती है, उसको हम नाम देते हैं लॉग फेज़ का। फिर जब हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल फॉर्मेड और डेथ सेल यानी सिंथेसिस और डिक्लाइन जब बराबर होता है, इक्वल होता है, फिर वो स्टेशनरी होता है कि नेट गेन आपको यहाँ से नहीं मिलता, बाकी दोनों सिचुएशन स्टेशनरी हो जाती हैं। फिर जब सारा मटेरियल ख़त्म हो जाता है और सारा मटेरियल जो है हम कहते हैं ख़त्म हो जाता है, तो फेज़ जो होती है ना डिक्लाइन वो डाउनवर्ड हो जाती है। ठीक है। इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व होती है।
और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिप्रोडक्शन अब किस तरह से होती है। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना, इसमें हम कहते हैं कि मोस्टली बैक्टीरिया में यही होती है। और बैक्टीरिया का सेल स्प्लिट कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में एक सेल दो के अंदर डिवाइड कर जाता है। पहले तो डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर दो डॉटर क्रोमोसोम जो हैं बनते हैं, जो एक दूसरे से थोड़ा अपार्ट मूव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुश करती है इनवर्ड टू फॉर्म अ सेंट्रल ट्रांसवर्स सेप्टम, यानी पार्टीशन वाल बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सेल वॉल जो होती है ये ग्रो करती है इनवर्ड विद इन द ट्रांसवर्स सेप्टम। यानी मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि सेल पहले इस तरह से जो थोड़ा सा साइज़ में एनलार्ज होता है और फिर उसके बाद वो अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डबल कर लेता है, ठीक है। तो दो जब सेल में दो जब सेल के अंदर जो है वो डीएनए बन जाएंगे या क्रोमोसोम का रिंग बन जाएगा, तो सेंटर से ये जो आपको इस पॉइंट ऑफ एंट्री नज़र आ रहा है, यहाँ से सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेशन करना शुरू कर देता है। इनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इस तरह की जो है ना, ये इस तरह की हम कहते हैं कि इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है एरिया, कि ये जो एरिया यहाँ पर जो है, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन से यानी इस तरह की एक चीज़ नज़र आ रही है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली इस तरह से डिप्रेशन होती है। अब जब ये इस डिप्रेशन की वजह से दो इक्वल पार्ट्स के अंदर सेल डिवाइड कर जाता है, तो ये एक डॉटर सेल या दूसरा डॉटर सेल, यानी पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सेल वॉल जो होती है और सेल मेम्ब्रेन और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, अब उनमें क्या चेंजेस आते हैं कि सेल जो होता है ना, ये अपना मटेरियल डबल कर लेता है और इसका जो क्रोमोसोम होता है वो भी अपनी रेप्लिकेट प्रोड्यूस कर लेगा, तो दो क्रोमोसोम बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेल जो है वो इन्वेजिनेशन स्टार्ट कर देगा, अंदर की तरफ मूवमेंट कर देगा और सेंटर से कट ऑफ हो जाएगा इस तरह से। इन्वेजिनेशन जब गहरी होगी, सेंटर से वो कट जाएगा, तो उसको हम नाम क्या देते हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है। फिर के बाद हम ये कहते हैं जनरेशन टाइम क्या होता है कि टाइम इंटरवल अंटिल द कम्प्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। कि टाइम अंटिल द नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम जनरेशन टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये 20 मिनट्स टू डॉटर सेल जो है ना, ये कॉज करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन को शो करता है। तो जो दो डीएनए जो होता है, जो दो डिफरेंट बैक्टीरिया से आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, उसको हम नाम देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए का, यानी बैक्टीरिया डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। तो वो डीएनए जो कि दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा था, अब एक दूसरे के साथ मिल रहा है, एक दूसरे के साथ इस तरह से कन्फाइंड कर रहा है, तो इस चीज़ को हम नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास है रिकम्बिनेंट। जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन तीन तरीके से होती है। सो इसमें हम देख लेते हैं, लेकिन यहाँ से इससे पहले आपको एक येलो बॉक्स बताया गया है कि अगर आप जनरेशन टाइम देखते हैं वो कम से कम 20 मिनट्स होता है, जैसे ई कोलाई का, या ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स होता है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का है। सो ये जो डबलिंग टाइम होता है ना, ये ना सिर्फ स्पीशी का स्पेशल होता है बल्कि उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट भी उसको चाहिए होता है, यानी खास टेम्परेचर, प्रेशर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या फैक्टर्स जो हम कहते हैं कि इसमें जो है ना ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसके जनरेशन टाइम को। या ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप पढ़ लें तो काफ़ी है। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अब हमारे जो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। सो कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो डायरेक्ट प्रूफ था ये लेडरबर्ग और टॉटम ने 1946 में दिया था, जब इन्होंने वर्किंग की थी बाकायदा। और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने ई कोलाई का जो बैक्टीरिया था, ई कोलाई का बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया जो है ये मिनिमल मीडियम के ऊपर, यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, गैस, ग्लूकोज और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वाइल्ड टाइप, इसके ऊपर ग्रो कर रहा था। ई कोलाई सिंथेसाइज कर सकता है तकरीबन हर तरह की ये सब्सटेंस को अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बना सकता है। अगर इसको क्या है कि इरिडेट किया जाए, यानी इसको डिस्टर्ब किया जाता है एक्सरे से, तो वाइल्ड लाइफ जो बैक्टीरिया होता है उसमें म्यूटेशन आ जाती है और उसको हम टू डिफरेंट फॉर्म्स जिनको हम म्यूटेंट कहते हैं। तो एक स्ट्रेन जो Y10 था, एक स्ट्रेन जिसको Y10 रिक्वायर्ड अमीनो एसिड था थ्रियोनिन, ल्यूसीन और विटामिन थायमीन इन मिनिमल मीडियम फॉर ग्रोथ। और दूसरा है जो Y24 है जिसको फिनाइलनीन, साइटोसिन और विटामिन बायोटिन जो है ना ये चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। यानी दो तरह के स्ट्रेन है, एक को जो है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और थायमीन चाहिए, और दूसरा जो बैक्टीरिया है उसको फिनाइल एलानिन, सिस्टीन और विटामिन बायोटिन चाहिए होती है। तो जो मिक्स्ड कल्चर है दोनों का 24 और 10 का, तो ये एक न्यूट्रिशन मीडियम के अंदर अगर रखा जाए तो हम चार तरह के अमीनो एसिड हैं और दो तरह की हम कहते हैं वाइटामिन हैं जो यहाँ पे यूटिलाइज़ करे जाएंगे। यानी एक यूटिलाइज़ करेगा Y10 जो है ना बी
अनदर लाइक हम ये कहते हैं कि 24 के साथ सी का ऑप्शन है। यानी ये इस तरह से जो है ना इस वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है सच नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कॉन्जुगेशन जो है ना यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन में कहते हैं कि जब इन्वेजन की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी इसको यूज़ करके डायरेक्ट किया जाता है, प्रूफ किया जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन को, तो जो मिक्सर होता है टू म्यूटेंट्स का, जो मिक्सचर होता है टू म्यूटेंट्स का, ये डिमिनिश कर देता है अपने इनके स्ट्रक्चर को। यानी ये टोटली 100% तो कोई बैक्टीरिया ब्लड से फॉर एग्जांपल कि ये एक सोल्यूशन में मौजूद है, तो इसमें से 50% ये वर्किंग करेगा, 50% ये वर्किंग करेगा, कोई भी 100% नहीं हो सकता। सो इसलिए हम कहते हैं हर बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मौजूद होगा तो एक डोनर के तौर पर काम करता है और एक क्या होता है रेसिपिएंट के तौर पर जो है ना काम करता है। यानी जेनेटिक रिकम्बिनेशन सेक्सुअल रिकम्बिनेशन के अंदर हम ये बात करते हैं कि दो बैक्टीरिया जो एक के दूसरे के साथ पड़े हुए थे ये क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, और ये जो है ना एक दूसरे क्लोज कॉन्टैक्ट में आने के बाद एक को हम डोनर सेल कह सकते हैं, एक को हम रिसिपिएंट सेल का नाम देते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे हम आ जाते हैं कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो होती है इसमें एक प्लाज्मिड यूटिलाइज होता है जो कि फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कुछ केसेस में जो प्लांट होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन का उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, और नॉट ऑल द प्लाज्मिड आर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। हर प्लाज्मिड का काम कॉन्जुगेशन नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे प्लाज्मिड है जैसे एफ प्लाज्मिड हो गया, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, तो ये एफ फैक्टर है जो कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बनाती है पाइल और पाइलस का जो स्ट्रक्चर है जिसको आप पिलाई भी कहते हैं, पाइलस का स्ट्रक्चर जो होता है ये कॉन्जुगेट ब्रिज बनाता है जो डोनर और रेसिपिएंट सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखते हैं। यानी ये पाइलस का स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है कि अगर हम कहते हैं कि डोनर सेल है और ये अगर हम कहते हैं रेसिपिएंट सेल, तो ये पायलट का ब्रिज है जो दोनों के दरमियान एक वर्किंग के अंदर जो है ना इन्वॉल्व होता है। और एफ प्लाज्मिड जो होता है ये रेप्लिकेट करता है, ट्रांसफ़र करता है कॉपी ऑफ रेसिपिएंट की, यानी ये इस तरह से जो है ना दोनों मिलकर वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने कहा है कि डीएनए ऑफ टेम्परेट फेज, डीएनए जो होता है ना फेज का, ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि डीएनए ने जो होती है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी इकट्ठी की, यानी इस तरह से प्रोफेज की सिचुएशन है। थर्ड में क्या होता है कि ये जो है ना न्यू डीएनए न्यू प्रोटीन्स वगैरह बनाना शुरू करता है, असेंबल हो जाता है। सम टाइम मिसलीडिंगली फेज के डीएनए के बजाय बैक्टीरिया का अपना डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और जब अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन के अंदर ये वैसे बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि यहाँ पे इसको हेल्प करेगा। सॉरी ये कॉन्जुगेशन का था लेकिन साथ में ट्रांसडक्शन का भी था, तो मैंने आपको ट्रांसडक्शन यहाँ से समझा दिया। लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ वायरस, जिसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब ये किस तरह से मुमकिन होता है, देखिए ये एक बैक्टीरिया था, जब इसने अपना डीएनए एंटर किया तो वो डीएनए यहाँ ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, उसकी वजह से न्यू प्रोटीन्स बनी, उसने असेंबली की, रिलीज़ हो गया। अब गलती से क्या होता है समटाइम्स के जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट जो है ना उस वायरस के अंदर रह जाए, यानी बैक्टीरिया फेज के अंदर वायरस रह जाए, और वायरस जो है ना वो जो बैक्टीरिया फेज है वो इस तरह से करे कि अब न्यू होस्ट को जाएगा, उसको इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसडक्शन का। यानी कि जब हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो तो उसको हम नाम क्या देते हैं ट्रांसडक्शन का। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि बैक्टीरिया कैन डाई ओवर टाइम, जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेरी रैपिडली, जब फ्रेगमेंट इनके रिलीज़ होते हैं डीएनए या इमीडिएट इन्वायरमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू सेल है, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल, एज अ रिजल्ट सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है न्यू वैरायटीज़ में, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का। बैक्टीरियल सेल जो होता है ना ये रिलीज़ करता है कुछ इंपॉर्टेंट हम कहते हैं कि डोनर सेल्स, और अगर जो है ना रीज डोनर सेल जो है कांटेक्ट करें सेल स्पीशी के साथ बैक्टीरिया की, तो उसके साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। सादा अल्फाज में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कल्चर मीडियम था जिसमें ये वाला बैक्टीरिया भी मौजूद है और ये वाला बैक्टीरिया भी मौजूद है। अब आपने दोनों के अंदर जो है ना इंजेक्ट किए हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज़, सो इन दैट केस कि अगर ये इम्यून नहीं है और इसको ये सॉरी ये इम्यून नहीं है प्लस वाला, और इसको जो है हम कहते हैं कि लीस्ट एक्टिव है, यानी प्लस वाला जो साइन है फॉर एग्जांपल अगर वो एक्टिव नहीं है और माइनस वाला साइन जो है वो एक्टिव एंटीबॉडीज़ बना रहा है, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से अब यहाँ से जब सेल के अंदर डीएनए चला जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो होता है रिप्रोडक्शन ही कर रहा होता है, लेकिन साथ में नियर बाय सेल जो होता है ना ये एज अ डोनर सेल काम करना शुरू कर देते हैं, कि ये डोनर सेल
जो होगा ना ये क्या करेगा, अपना डीएनए उस रेसिपिएंट के अंदर ऐड करवा देगा और इसी चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये हमारे पास आई थी इस तरह से। मैं आपको एक ब्रीफ समरी बता देती हूँ। कॉन्जुगेशन में हमने ये बात कही है कि जो पिलाए होता है, लेट्स से कि ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया, तो इनका जो पिलाए होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर इस तरह से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना देते हैं कि अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जगह पे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जहाँ से जहाँ भी जा सकता है और यहाँ से जहाँ भी आ सकता है, यानी डोनर रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा है कि इस तरह का सर्च सोर्स हो, यानी बैक्टीरियोफेज जो इनकी वर्किंग को आसान कर सके। और ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं अपनी पेट्री डिश के अंदर, तो कॉलोनीज में ग्रो कर रही होती हैं, तो एक ऐसा केमिकल जो एंटीबायोटिक जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ इनहिबिट हो जाए उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें ये सारा प्रिंसिपल है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ इसके बाद जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो पॉइंट है म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब ऑल दो कि बैक्टीरिया के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई होती है और इसी के लिए सारी वर्किंग भी हो रही होती है, लेकिन ये बहुत कम, बहुत स्लोली जेनेटिक मटेरियल यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी इवॉल्व होते हैं। जेनेटिक रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। म्यूटेशन की जहाँ तक बात है तो म्यूटेशन जो होती है ये एरर होती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम म्यूटाजेंस। और म्यूटेशन जो है ना ये बहुत हम कहते हैं कि रेयर केसेस में होती है और डिफरेंट होती है अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल में एक खास टाइम पीरियड होता है जब माइटोसिस होती है। बेस डायरेक्टेड इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है वो लोग जो कि जो है ना प्रॉपर हेल्दी लाइफ नहीं गुजारे, या हम कहते हैं कि उनके अंदर जो है ना ग्रोथ की एंजाइम हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहे। सो यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया गया है कि बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए। नंबर टू के जो वो मटेरियल है वो एज अ इलेक्ट्रिक जो है ना एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी लेता है, तो इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ कर लेता है। इसके अलावा लार्ज साइज़ का होता है तो वाटर टैंक के तौर पर भी सर्व करता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं म्यूटेशन के ऊपर। म्यूटेशन जो होती है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं स्पीशीज या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक पॉपुलेशन में। जेनेटिक चेंजेस जो होती हैं ना ये ऑर्गेनिज्म के अंदर मिस डायरेक्टेड रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से जो है ना ऑर्गेनिज्म में चेंजेस भी आते रहते हैं। यानी जेनेटिक म्यूटेशन और रिकम्बिनेशन की क्या फ़र्क है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर अगर हम कहते हैं कि 20 जीन्स हैं और तो ये जीन कांस्टेंट ही रहेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन ही रहेंगे, अनलेस कि कोई और फैक्टर इसको आके अफेक्ट करे। यानी इनमें से हम कहते हैं कि ये उसको मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको फेज़ बताया गया है कि टाइम टेकन इन फेज़ ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया लैग फेज़ 10 मिनट की होती है, लॉग 180 की और स्टेशनरी 300 मिनट्स की। ठीक है, जो डेथ जो होती है वो 360 से 180, यानी 360 से कम हो फिर वो सर्वाइव कर जाता है, 180 इनसे ज़्यादा हो तो फिर वो लीव कर जाता है या लेफ़्ट हो जाता है वहाँ से। दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुना होगा और उसको केयरफुली वन बाय वन इसको नोट भी किया होगा। तो अगेन मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स बता देती हूँ कि कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिस्कस द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये आता है पूरे 8 मार्क्स का, डिस्कस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें सारा लेक्चर आपने लिखना है। फिर क्वेश्चन आता है आउटलाइन द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब आउटलाइन द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ यही जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। और फिर एनलिस्ट डिफरेंट फेज इन बैक्टीरियल कर्व, व्हाट इज देयर फंक्शन, यानी ये बताया गया है कि एनलिस्ट डिफरेंट फेजेस इन बैक्टीरियल ग्रोथ एंड देयर फंक्शन। इन चारों की जो है आपने क्या करनी है कि सिचुएशन भी बतानी है इन चारों की और रीज़न भी बताना है कि ये क्यों इस तरह से जो है ना होते हैं। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन का कंपैरिजन। इसी तरह व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इन दोनों का कंपैरिजन आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफिशन के थ्रू होती है जो मैंने आपको बता दिया किस तरह से होती थी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्जुगेशन के बाद ये जो आपको पूरा ग्राफ नज़र आ रहा है इसको आपने जो है
रहने देना है, इसको नहीं करना, क्योंकि रीज़न इज़ दैट ये इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स और चीज़ें हैं जो कि आम अल्फाज में या बच्चों के लेवल पर उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस वजह से आप ये नहीं करना। और फिर उसके बाद टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, यही तीनों हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके, अडेप्ट कर सके। और फिर उसके बाद मैनी जेनेटिक कम्बिनेशन इन प्लांट सीम एसेक्सुअल एंड यानी ये एक सारी एक समरी टाइप बना के आपने उसकी एक्सप्लेन कर देनी है। होप सो कि आपको अच्छी समझ आई होगी टिल द वीडियो लेक्चर। Wish you all the very best and good luck.